Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's CAP Foundation series, we'll be discussing the topic enforcement of security interest. तो जो आपका सरफेसी एक्ट है वो मल्टीपल पार्ट्स में आपकी बुक में दिया गया है. So today we'll be discussing enforcement of security interest. तो देखिए, जब आप एक बैंक से लोन लेने जाते हैं आपको कुछ गिरवी रखना पड़ता है और एक लीगल अग्रीमेंट होता है जिसके थ्रू बैंक का एक सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है उस कोलेटरल में जो आपने बैंक के पास रखा है, गिरवी रखा है. अगर कल आप डिफॉल्ट करते हैं तो अंडर सरफेसी एक्ट बैंक के पास ऑप्शन है कि बिना कोर्ट या ट्रिब्यूनल की इंटरवेंशन के वो अपना सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन्फोर्स कर सकते हैं. यानी कि अगर आपने डिफॉल्ट कर दिया तो बैंक बिना कोर्ट जाए, बिना ट्रिब्यूनल जाए, आपकी एसेट की पोजीशन लेके उसको बेच के अपने पैसे पूरा करेगा. और ये जो इशू है, ये जो प्रोविजन है, ये सुपरसीड करता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के प्रोविजन को. देखो, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कहाँ पे लगेगा? मॉर्टगेजेस के केस में, है ना. मॉर्टगेज कब होता है? अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी मुझे गिरवी रखनी है तो जैसे मेरा घर मुझे गिरवी रखना है तो उस पर मॉर्टगेज क्रिएट होगा. लेकिन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट क्या बोलता है कि कोर्ट के थ्रू, ज्यादातर मॉर्टगेजेस में क्या होता है कि अगर पर्सन ने डिफॉल्ट कर दिया तो बैंक कोर्ट के थ्रू अपना सिक्योरिटी इंटरेस्ट जो है इन्फोर्स करता था. लेकिन सरफेसी एक्ट ने बोला है कि कोर्ट या ट्रिब्यूनल जाने की जरूरत नहीं है. तो जो हमारा सरफेसी एक्ट है वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को सुपरसीड करेगा, उसके ऊपर रहेगा. क्योंकि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट क्या बोलता था कि हमें कोर्ट जाने की जरूरत है. ठीक है, इंग्लिश मॉर्टगेज के अलावा जो भी और मॉर्टगेजेस होती हैं कोर्ट जाना पड़ता है. लेकिन सरफेसी एक्ट बोलता है कि नहीं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से ऊपर सरफेसी एक्ट है और वहां पे बोला जाता है कि कोर्ट के इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है. ठीक है, लेकिन बोरवर को पहले आप 60 दिन का नोटिस देते हैं. जैसे एक पर्सन ने डिफॉल्ट कर दिया, ठीक है, तो पहले जो बैंक होगा वो बोरवर को 60 दिन का पीरियड देगा, नोटिस देगा कि आप अपनी ये लाइबिलिटी जो है फुलफिल कर दो, लोन का पैसा चुका दो, नहीं तो फिर हम अपना सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन्फोर्स करेंगे, हम आपकी एसेट को बेच देंगे. ठीक है, और वो जो नोटिस बोरोवर को दिया जाता है उसमें बहुत सारी डिटेल्स देनी पड़ती हैं कि आपका इतना पैसा ड्यू है, इतना इंटरेस्ट है, इतने चार्जेस ड्यू हैं, ये आप पे कर दीजिए, नहीं तो हम आपकी एसेट को सेल कर देंगे. ठीक है, द सिक्योर्ड एसेट इंटेंडेड टू बी एनफोर्स्ड बाय द सिक्योरिटी क्रेडिटर इन केस ऑफ नॉन पेमेंट बाय द बोरवर. तो ये नोटिस के बाद भी अगर बोरवर पे नहीं करता है तो फिर लेंडर आएगा और एसेट उठा के बेच देगा. ठीक है, तो अभी जो फॉर्मेट होगा नोटिस का, जो बैंक नोटिस भेजेगा बोरवर को कि पैसे पे कर दो, उसका कोई फॉर्मेट तो नहीं है प्रॉपर. सरफेसी एक्ट ने कोई एग्जैक्ट फॉर्मेट नहीं बताया कि नोटिस किस फॉर्मेट में होना चाहिए, लेकिन उसमें डिफॉल्ट का डिटेल्स होना चाहिए, ओवरड्यू पीरियड कितना है, कब से वो लोन एनपीए हो चुका है, और कोई लीगल कॉन्सिक्वेंसेज हैं, कोई पीनल प्रोविजन है, कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन नोटिस में भेजी जाती हैं बैंक के द्वारा बोरवर को. ठीक है, अब यहाँ पे बोरवर को रिप्लाई करना है, इसकी बात सरफेसी एक्ट में नहीं की गई थी. ठीक है, लेकिन अगर बोरवर कोई नोटिस का रिप्लाई करता है या कोई रिप्रेजेंटेशन भेजता है तो बैंक उस रिप्रेजेंटेशन को जरूर देखता है. ठीक है, अगर तो बोरवर रिप्रेजेंटेशन भेजता है नोटिस के बदले में या कोई ऑब्जेक्शन रेज करता है टू द नोटिस, जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है वो उस रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर करता है, कोई ऑब्जेक्शन है उसको कंसिडर करता है, और अगर ऑब्जेक्शन बैंक को एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है, तो बैंक कम्युनिकेट कर देता है बोरवर को कि हमें ये आपकी ऑब्जेक्शन जो है हमें एक्सेप्टेबल नहीं है. 15 दिन के अंदर अंदर रिप्लाई कर देता है कि तुमने जो ऑब्जेक्शन रेज करी है हमारे नोटिस के अगेंस्ट, हमें वो एक्सेप्टेबल नहीं है. हाँ, और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो बैंक की राइट्स हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. ठीक है, और इस कम्युनिकेशन का कोई बैंक के राइट्स में मतलब नहीं पड़ रहा है. बोरवर ने ऑब्जेक्शन कर दिया नोटिस के अगेंस्ट, दिस कम्युनिकेशन डज नॉट कॉन्फर एनी राइट अपॉन दी बोरवर टू प्रेफर एन अपील टू डीआरटी एंड सिविल कोर्ट. यानी कि पहले बैंक ने नोटिस भेजा बोरवर को, ठीक है, तो बोरवर ने उसका रिप्लाई किया और बैंक ने इस रिप्लाई को रिजेक्ट कर दिया. तो इसका मतलब ये नहीं कि बोरवर डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल चला जाएगा या डेट रिकवरी एपेलेट ट्रिब्यूनल चला जाएगा या कोई सिविल कोर्ट चला जाएगा. नहीं, ऐसा कोई भी राइट जो है बोरवर को नहीं मिलता है. ठीक है, अब जब एक बार पता लग गया कि बोरवर पैसे नहीं दे रहा तो अब क्या करेगा बैंक? क्या करेगा? टेकिंग पोजेशन ऑफ द सिक्योरिटी इंटरेस्ट, पोजेशन ले लेगा सिक्योरिटी इंटरेस्ट की. इसमें उसके पास क्या क्या अथॉरिटी आती है कि वो एसेट को ट्रांसफर कर सकता है, लीज कर सकता है, असाइन कर सकता है, सेल कर सकता है, अपनी डेट को रियलाइज करने के लिए ये सब चीजें कर सकता है. ठीक है, लेकिन ये तभी कर सकता है
व्हेन अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ अ बोरोवर्स बिजनेस इज हेल्ड एज सिक्योरिटी फॉर द डेट। ये तभी हो सकता है जब सब्सटेंशियल जो बिजनेस है बोरोवर का वो इज हेल्ड एज अ सिक्योरिटी होल्ड किया हुआ था बैंक ने, और यहाँ पे क्रेडिटर कौन है, बैंक है, ठीक है। तो अगर उन्होंने सब्सटेंशियल पार्ट बोरोवर के बिजनेस का होल्ड किया हुआ था एज सिक्योरिटी, तभी वो ये सारी चीजें कर सकता है, ठीक है। और फिर एक मैनेजर अपॉइंट होगा ये सारी एसेट्स को मैनेज करने के लिए। एंड ऐसा भी हो सकता है कि एक थर्ड पार्टी है जिसने पैसे देने थे बोरोवर को। अब बैंक बोरोवर के इन थर्ड पार्टीज वालों को बोल सकता है कि आप ये पैसा हमें देंगे। अब आप उसको नहीं देंगे, उसको बोरोवर को क्यों नहीं देंगे, क्योंकि वो हमारे पास ड्यू है पैसा, ठीक है। तो अगर एक पर्सन है ए, उसने बैंक का पैसे पे डिफॉल्ट कर दिया, और बी एक पर्सन है जिसने ए को कोई पैसे देने थे, तो बैंक बोलेगा कि आप हमें दो, ए को मत दो, क्योंकि इसने हमसे उधार ले रखा है, लोन ले रखा है जो उसने नहीं चुकाया है, ठीक है। तो कभी भी रिटर्न नोटिस दे के बोला जा सकता है थर्ड पार्टीज को कि आपका जो पैसा ड्यू है ए की तरफ, आप उसे नहीं दोगे, आप हमें दोगे, ठीक है। उसके बाद है व्हेन अ सिक्योर्ड क्रेडिटर इफेक्ट्स अ ट्रांसफर ऑफ अ सिक्योर्ड एसेट, द ट्रांसफरी ऑब्टेन्स ऑल राइट्स टू द सिक्योर्ड एसेट एज इफ द ट्रांसफर वर मेड बाय द ओनर ऑफ द एसेट। तो यहाँ पे अब एसेट जो है बोरोवर की बैंक के पास आ गई। अब बैंक के पास सेम वही राइट्स होंगे उन सारी एसेट्स को लेके जैसे कि एक ओनर के होते हैं। मैंने अगर बैंक से अपना घर गिरवी रख के लोन लिया था, मैंने लोन पे डिफॉल्ट कर दिया, तो अब घर किसके पास चला गया, बैंक के पास। तो बैंक के पास सेम वही राइट्स होंगे जो एज एन ओनर मेरे पास थे, ठीक है। कई बार अगर किसी ने अपना बिजनेस के लिए लोन लिया था, बहुत बड़ा लोन था, वहां पे मैनेजमेंट भी टेक ओवर की जा सकती है बैंक के द्वारा, ठीक है। अब जब उस एसेट को सेल करना है, ठीक है, अब जो सिक्योर्ड एसेट है, जैसे जो भी चीज गिरवी रख के लोन लिया गया था, अब उसका सेल करना पड़ता है। अब उन सेल का जो पैसा आएगा उसको कैसे यूज किया जाएगा, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में यूज किया जाता है। पहले कॉस्ट, चार्जेस, एक्सपेंसेस, जो भी उस एसेट की प्रिजर्वेशन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए कोई इंश्योरेंस का खर्चा है, वो सारा पहले तो रिकवर किया जाएगा, ठीक है। ये सारा बोरोवर से ही लेना होता है। तो ये अगर एसेट बेची जाएगी तो सबसे पहले पैसा यूज होगा जो भी खर्चा हुआ था उस एसेट को का रख रखाव संभाल करने के लिए। उसके बाद जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की तरफ पेमेंट रहती है, प्रिंसिपल अमाउंट की, इंटरेस्ट की, या जो भी और पैसा, यानी कि बोरोवर का जो बैंक को ओड था, वो सारा पैसा उस तरफ जाएगा। तो मान लो 1 करोड़ की एसेट बिकी है, ठीक है, उस एसेट को मेंटेन करने, प्रिजर्वेशन का 50,000 का खर्चा था, तो पहले 1 करोड़ में से 50,000 जाएंगे इस तरफ। फिर उसके बाद बैंक का जो भी पैसा बचा है पे करना, मान लो 50 लाख था, तो फिर 50 लाख पहले जाएंगे इधर, उसमें से कुछ बचा, रिमेनिंग सरप्लस रिमेनिंग आफ्टर सेटिस्फाइंग द अबव ऑब्लिगेशंस आर देन पेड टू द पर्सन एंटाइटल्ड देयर टू इन अकॉर्डेंस विद देयर राइट्स एंड इंटरेस्ट। तो बाकी का जो पैसा है फिर दे दो उस पर्सन को, वापस दे दो, ठीक है। तो जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स होते हैं ना, उनकी जो प्रायोरिटी होती है पेमेंट की वो पहले होती है। इवन गवर्नमेंट डेट, टैक्सेस, सेस, रेवेन्यू उससे भी पहले होती है। तो देखो पहले 50,000 इधर जाएंगे, 50 लाख इधर जाएंगे, तो जो पैसा बचा उसमें से फिर गवर्नमेंट की डेट्स, रेवेन्यू, टैक्सेस या सेस वगैरह पे होंगे बाद में। पहले बैंक की जो पैसे हैं वो पे किए जाएंगे, ठीक है। अगर कोई डेट नहीं है, टैक्स, सेस नहीं है, तो फिर वो पैसा जिस पर्सन ने गिरवी रखा था उसको दे दिया जाएगा कि देखो हमने पैसा पूरा कर लिया, 50 लाख हमारा हो गया, अब ये पकड़ो बाकी के पैसे। नहीं तो अगर और कोई क्रेडिटर्स हैं तो उनको पैसा मिलेगा, ठीक है। अगर ऐसा होता है, अगर वो पर्सन एसेट की सेल से पहले ही, मैंने अपना घर गिरवे रखा हुआ था ना, अब मैंने डिफॉल्ट कर दिया, तो बैंक मेरे घर को बेच सकता है अपना पैसा पूरा करने के लिए। लेकिन वो घर बिकने से पहले ही अगर मैं सारा अमाउंट पे कर दूं, जो कॉस्ट, चार्ज, एक्सपेंसेस थे घर मेंटेन करने के, जो बैंक का खर्चा हुआ था, जो उनके लोन है, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, सब कुछ मैंने अगर वापस कर दिया, फिर बैंक मेरे घर को नहीं भेज सकता है। बैंक के पास ऑप्शन होगा कि उन्हें अब रुकना पड़ेगा, अब वो सेल नहीं कर सकते हैं, अपना जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट है वो इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका तो सारा पैसा उनको अब मिल चुका है, ठीक है। अगर जॉइंट या कंसोर्टियम फाइनेंस था, जो बहुत बड़े बड़े लोन्स होते हैं ना, कई बार जॉइंट फाइनेंसिंग होती है कि कुछ लोगों ने मिलके लोन दिया है, ठीक है, मल्टीपल क्रेडिटर्स होते हैं, उसके अंदर कोई भी एक सिंगल क्रेडिटर जो है ना वो नहीं पोजेशन ले सकता कि ठीक है ये 3 लोगों ने मिलके मुझे लोन दिया था। ऐसा नहीं कि इसने सोचा कि चलो अब मैं एसेट की पोजेशन ले सकता हूं, ठीक है।
कम से कम जो ड्यूज का 60% अमाउंट सिग्निफाई करते हैं, जैसे इसने 20% लोन दिया था, इसने 40% लोन दिया था, और बाकी का कितना बचा 40% इसने लोन दिया था, तो एटलीस्ट 60% रिप्रेजेंट करते हुए डेट, यानी कि एटलीस्ट ये दोनों लोग अगर मानेंगे तब फिर पोजेशन को टेक ओवर किया जा सकता, पोजेशन ली जा सकती है घर की। ठीक है, तो मैंने मान लो घर अपना गिरवी रखा था लोन लेने के लिए, लोन मुझे इन 3 लोगों ने मिलके दिया, मैंने 1 करोड़ का लोन लिया, 20 लाख एक ने लोन दिया, 40 लाख एक ने लोन दिया, 40 लाख एक ने लोन दिया। अब ऐसा नहीं कि कोई भी मुंह उठा के अब मेरे घर की पोजेशन ले लेगा अपने आप, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। पोजेशन तभी ली जाएगी जब एटलीस्ट 60% इन वैल्यू ऑफ द आउटस्टैंडिंग ड्यूज जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो मानेंगे तभी होगा। और मान लो ये मान गया और ये मान गया कि ये पर्सन अब जाके पोजेशन ले लेगा, तो ये बचा है ना बाकी वाला, बाकी 40% वाला या कम वाला, उसे मानना ही पड़ेगा। ठीक है, डिसीजन बाकी क्रेडिटर्स पे भी बाइंडिंग होता है। ठीक है, अगर बोरोवर कंपनी है जिसने बैंक से पैसा लोन लिया था, अगर वो कंपनी है, अगर वो कंपनी का वाइंडिंग अप हो रहा है, ठीक है, तो देखो वाइंडिंग अप हो रहा है, उस पर्सन ने, उस कंपनी ने बैंक से भी लोन ले रखा था और अब उसकी वाइंडिंग अप हो रही है, यानी कि अब कंपनी क्लोज हो रही है, अब बंद हो रही है, वाइंड अप हो रही है, तो बैंक सिक्योर्ड क्रेडिटर है। जितनी सिक्योर्ड क्रेडिटर की वैल्यू है इस टाइम पे ड्यूज पेबल की, जितना उसका स्टेटस है, उसके सिमिलर ही जो वर्कमैन है उस कंपनी के, उनका कंपनसेशन भी एट पार होगा। सो इन द केस ऑफ बोरोवर कंपनी अंडरगोइंग वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग्स, द ड्यूज पेबल टू द वर्कमैन होल्ड अ पारी पासु चार्ज विद द सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो जितना चार्ज वर्कमैन का है उतना ही सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का होगा, क्योंकि दोनों को सेम लेवल पे ही माना जाएगा। ठीक है, द रियलाइज्ड अमाउंट फ्रॉम द सेल ऑफ सिक्योर्ड एसेट इज रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिटेड विद द लिक्विडेटर। तो जब कंपनी वाइंड अप होती है तो एसेट्स को बेच के जो भी पैसा आता है वो लिक्विडेटर के पास जाता है, जो कंपनी का लिक्विडेटर होगा उसके पास जाता है। ठीक है, अगर मान लो अभी वर्कमैन का कितना पैसा देने वाला है, जो उस कंपनी में वर्कमैन है उनका कितना पैसा देने वाला है, ये अभी डिटर्मिन नहीं हुआ है। ठीक है, तो एक एस्टिमेटेड अमाउंट जो है लिक्विडेटर वर्कमैन को पे करेगा, लेकिन वर्कमैन को पैसा उनका पे किया जाएगा। ठीक है, अब मान लो सिक्योर्ड एसेट बिक गई, सारा कुछ बेचने के बाद भी बैंक का पैसा अभी भी पूरा नहीं हुआ, फिर वो या तो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल जा सकता है या फिर कोर्ट में बैंक केस भी कर सकता है। ठीक है, चलिए अब जो सिक्योर्ड क्रेडिटर हैं वो सिक्योरिटी होल्ड कर सकते हैं मूवेबल एसेट्स में, प्लेज की फॉर्म में, या फिर गारंटीज प्रोवाइडेड बाय दी थर्ड पार्टीज हो सकती हैं, एंड प्लेज हो सकती है, गारंटीज हो सकती है, प्रॉपर्टी हो सकती है। तो यहाँ पे अगर गुड्स गिरवी रखे गए हैं बैंक के पास तो बैंक गुड्स को बेच सकता है, गारंटी किसी ने दे रखी थी तो गारंटी इन्फोर्स कर सकता है, किसी ने प्रॉपर्टी अपनी गिरवी रखी थी तो प्रॉपर्टी को बेच के बैंक अपने पैसे पूरे करेगा। ठीक है, लेकिन ये जो राइट्स हैं बैंक के सिक्योरिटी इंटरेस्ट को इन्फोर्स करने के, तो यहाँ पे इन्फोर्स करने के लिए कोई ना कोई एक या एक से ज्यादा ऑथराइज्ड ऑफिसर होता है जिसे ये काम दिया जाता है, और ये जो ऑफिसर होगा ये सारे सिक्योरिटी इंटरेस्ट को इन्फोर्स करने के लिए कोई चीफ मैनेजर लेवल का पर्सन होगा पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर, या फिर इक्विवेलेंट अथॉरिटी होनी चाहिए चीफ मैनेजर के लेवल की। ठीक है, अपॉन रिसीविंग अ नोटिस फ्रॉम द क्रेडिटर द बोरोवर इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम ट्रांसफरिंग एनी of their secured assets without the written consent of the secured creditor। एक बार मैंने बैंक से लोन ले लिया और मैंने डिफॉल्ट कर दिया, मुझे बैंक का नोटिस आ गया, ठीक है, उसके बाद मैं अपने घर को, जो मेरी एसेट मैंने गिरवी रखी थी, उसे बिल्कुल भी छेड़ नहीं सकती हूँ, ट्रांसफर नहीं कर सकती हूँ विदाउट द रिटन कंसेंट ऑफ द बैंक या जो मेरा क्रेडिटर है। ठीक है, अगर कोई पर्सन इन सारी प्रोविजंस को नहीं मानता है, अंडर द सरफेसी एक्ट पेनल्टी लग सकती है, यानी कि इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 1 साल तक की, फाइन भी लग सकता है, दोनों चीजें भी हो सकती है कि जेल भी जाना पड़ गया और फाइन भी लग गया। ठीक है, उसके बाद कुछ टेक्निकलिटीज हैं पोजेशन लेते हुए जिन्हें फॉलो करना पड़ता है। सिक्योर्ड एसेट्स को बेचते हुए कुछ कुछ चीजों की टेक्निकलिटीज को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, इन्वेंट्री लेनी पड़ती है कि कितनी क्या एसेट है, और केयर एंड प्रिजर्वेशन करनी पड़ती है एसेट की। अगर मेरा जो घर है जो मैंने गिरवी रखा था, अगर बैंक ने टेक ओवर कर दिया तो उसकी केयर प्रिजर्वेशन का काम, इंश्योरेंस का काम, ये सारा बैंक को करवाना पड़ेगा। ठीक है, और कई बार ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी ऐसी है जो गिरवी रखी गई जो जल्दी से खराब हो सकती है, तो इमीडिएट सेल भी हो सकती है।
ठीक है, और नोटिस ऑफ पोजेशन भी जारी किया जाता है। अब यहाँ पे जो ऑथराइज्ड ऑफिसर होगा जो ये सेल करवाएगा प्रॉपर्टी की, उसे वैल्यूएशन लेनी पड़ती है पहले इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल से पहले। ये लगभग ये कितने की बिक सकती है उसके हिसाब से एक रिजर्व प्राइस फिक्स होता है। बैंक से वो ऑफिसर कंसल्ट करेगा कि इतनी इसकी रिजर्व वैल्यू है, ठीक है, और फिर परमिसिबल मेथड से उस रिजर्व प्राइस के अकॉर्डिंगली प्रॉपर्टी को सेल किया जाता है। और जो नोटिस है वो कम से कम 2 लीडिंग न्यूज़पेपर में दिया जाता है। एक जो पब्लिकेशन है वो लोकल लैंग्वेज में होना चाहिए है, और a notice of sale about the sale must be given to the borrower 30 days before the sale। तो अगर मेरा घर बिकने वाला है तो मुझे कम से कम 30 दिन पहले नोटिस मिलना चाहिए कि ये घर आपका जो है बिकेगा, एंड क्या टर्म्स होंगी सेल की वो भी न्यूज़पेपर में पब्लिश किया जाता है। ठीक है, अगर बाय चांस ऐसा है कि जितना रिजर्व प्राइस सोचा था उससे कम सेल प्राइस हो रहा है उसका, ठीक है, तो यहाँ पे ऑथराइज्ड ऑफिसर के पास ऑप्शन है कि वो कम प्राइस पे भी प्रॉपर्टी को बेच सकता है, लेकिन बोरोवर का भी कंसेंट होना चाहिए और सिक्योर्ड क्रेडिटर का कंसेंट होना चाहिए। कि लगा था कि 1 करोड़ की बिक जाएगी लेकिन सिर्फ 80 लाख की बिक रही है प्रॉपर्टी अंडर सरफेसी एक्ट, तो बोरोवर और क्रेडिटर जो है उनका कंसेंट लेना पड़ता है। ठीक है, एक बार अगर मान लो किसी पर्सन ने ऑफर डाल दिया कि मैं ये घर 80 लाख में खरीदूंगा और सेल अगर फाइनल होती है तो उसे उसी दिन या फिर एटलीस्ट अगले वर्किंग डे पे जितना उसने प्राइस ऑफर किया है उसका कम से कम 25% जो वैल्यू है वो पहले जमा करना पड़ेगा। उसने 80 लाख बोला है, ठीक है, तो एटलीस्ट वो 20 लाख रुपए या उस दिन या अगले दिन जमा करवाएगा बैंक के पास। ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर द परचेजर मस्ट डिपॉजिट द अमाउंट रिक्वायर्ड टू क्लियर एनी एनकम्बरेंसेस, यानी कि उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी पुराना कोई खर्चा है, कोई डेट है, परचेजर को पे करनी पड़ेगी, सब कुछ क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, ऑथराइज्ड ऑफिसर जो है वो ये मेक श्योर करेगा कि अगर इस घर से रिलेटेड कोई भी खर्चा पेंडिंग है परचेजर को सारा पे करना पड़ेगा, और ऑथराइज्ड ऑफिसर फिर उसके बाद सेल सर्टिफिकेट इशू करता है और इसमें पूरी स्टैंपिंग वगैरह होती है। ठीक है, उसके बाद सरफेसी एक्ट ग्रांट्स सिक्योर्ड क्रेडिटर्स द अथॉरिटी टू परचेज इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ अ बोरोवर अंडर सर्टेन कंडीशंस। यहां पे ये भी ऑप्शन है कि जो क्रेडिटर है यानी कि बैंक है वो खुद से ही उस प्रॉपर्टी को परचेज कर लेगा। जैसे मेरा घर है जो मैंने गिरवी रखा था, बैंक या तो बिकवा सकता है, कहीं जगह ये भी ऑप्शन होती है कि बैंक खुद ही उसे परचेज कर ले। ठीक है, तो कुछ सब सेक्शंस हैं सरफेसी एक्ट के अंदर, सेक्शन 13(5)(a), 13(5)(b), 13(5)(c), ये उन सिनेरियोज की बात करते हैं जब परचेज की जा सकती है इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय द बैंक इटसेल्फ। ठीक है, अगर मान लो कोई बिड ही नहीं रिसीव हुई, घर जो गिरवी था जो सेल के लिए रखा गया कोई बिड ही नहीं रिसीव हुई है, ठीक है, वेट कर लिया कुछ भी नहीं हुआ, इन सच केस एन ऑफिसर ऑफ द सिक्योर्ड क्रेडिटर इफ ऑथराइज्ड कैन बिड फॉर द प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ द बैंक या सिक्योर्ड क्रेडिटर, उनके बिहाफ पे वो भी बिड कर सकता है। ठीक है, अगर बैंक ही डिक्लेयर हो जाता है कि यही परचेजर है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, ठीक है, तो फिर जो लोन का अमाउंट है वो एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, मान लो वो घर कितने में बैंक ने लोन कितना था बैंक का 50 लाख का, ठीक है, और घर जो है बैंक ने कितने में खरीद लिया 45 लाख का, तो ये 45 लाख लोन के अमाउंट में एडजस्ट हो जाएंगे। फिर कितना पेंडिंग रह गया बोरोवर का, सिर्फ 5 लाख देना रह गया। और यहाँ पे भी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर प्रोविजंस हैं कि बैंक कितनी इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है, उन प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ही इस प्रॉपर्टी को एक्वायर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था, थोड़ा सा क्रैमिंग वाला पार्ट है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन एक दो बार रिवाइज करेंगे तो ये हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। व्हाट मस्ट अ सिक्योर्ड क्रेडिटर डू बिफोर एनफोर्सिंग द सिक्योरिटी इंटरेस्ट अंडर अ सरफेसी एक्ट? फाइल अ केस इन द कोर्ट, सर्व अ नोटिस टू द बोरोवर, ऑब्टेन अ वैल्यूएशन ऑफ द प्रॉपर्टी, पब्लिश अ एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर। तो पहले नोटिस देना पड़ता है बोरोवर को कि तुम ये पे कर दो, नहीं तो हम अपना सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन्फोर्स कर देंगे। तो बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। इफ द बोरोवर डज नॉट रीपे द ड्यूज विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम आफ्टर नोटिस विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स डज द सिक्योर्ड क्रेडिटर नॉट हैव? तो बोरोवर ने अपना पैसा टाइम पे नहीं पे किया नोटिस आने के बाद, तो सिक्योर्ड क्रेडिटर के पास क्या राइट नहीं है? टेक पोजेशन ऑफ द सिक्योर्ड एसेट, ये तो है राइट। टेक ओवर द मैनेजमेंट ऑफ द बोरोवर बिजनेस, ये भी राइट है। रिक्वायर अदर डेटर्स ऑफ द बोरोवर टू पे द क्रेडिटर डायरेक्टली, ये भी राइट है कि जो बोरोवर है उसके भी कुछ डेटर्स होंगे, उनको बोला जाएगा कि सीधा बैंक को पे करो, इसको मत पे करो।
ठीक है, चेंज द टर्म्स ऑफ लोन अग्रीमेंट, ये कुछ भी अवेलेबल नहीं है ऑप्शन, तो डी यहां पे करेक्ट है। अगला है अंडर द सरफेसी एक्ट व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप इफ अ बोरोवर मेक्स अ रिप्रेजेंटेशन और ऑब्जेक्शन टू द नोटिस, इग्नोर द ऑब्जेक्शन एंड प्रोसीड विद एनफोर्समेंट, कंसिडर रिप्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेट द डिसीजन विद इन 15 डेज, रेफर द मैटर टू द कोर्ट या फिर नेगोशिएट न्यू रीपेमेंट टर्म्स। अगर सरफेसी एक्ट के अंडर पहले बैंक ने नोटिस दिया, बोरोवर ने रिप्लाई किया, रिप्रेजेंटेशन किया, तो बैंक को क्या करना है, उन्हें रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर करना है और 15 दिन में अपना डिसीजन कम्युनिकेट करना है, तो बी यहां पे करेक्ट ऑप्शन है। अगला है व्हाट हैपेंस इफ द बोरोवर पेज ऑल द ड्यूज बिफोर द डेट फिक्स्ड फॉर द सेल ऑफ द सिक्योर्ड एसेट, तो जिस दिन सेल होनी है उससे पहले पहले अगर बोरोवर सारा कुछ पे कर दे तो फिर क्या होता है, अब क्रेडिटर उस एसेट को ना ही सेल कर सकता है ना ही ट्रांसफर कर सकता है, उसे एनफोर्समेंट के स्टेप्स को रोकना पड़ेगा, क्योंकि अब बैंक को तो सारे पैसे मिल गए, सारे ड्यूज मिल गए, तो अब वो प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकता है, तो बी यहां पे करेक्ट ऑप्शन है। तो ये था हमारा आज का सेशन, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।